स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग AEDO 2.0 एडिटोरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्वत शिखर है, पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, नोकोरेक, गारो पहाड़ी। एक्चुअली नोकोरेक क्या है कि मेघालय में जो का गारो पहाड़ी है तो उसका जो सर्वोच्च चोटी जो होता है उसका क्या नाम है, नोकोरेक नाम है। तो ये आपको सही मिलाना है। सारामती, नागा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो आपको सारामती कहलाता है। ये आपको म्यांमार और भारत का सीमा रेखा निर्धारण करता है। सैंडल पीक, सैंडल पीक जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी को हम लोग सैंडल पीक कहते हैं। और ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ लक्षद्वीप दिया हुआ है। ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ केवल 2 क्या है, सुमेलित है। केवल 2 युग्म क्या है, सुमेलित है। केवल 2 युग्म सुमेलित है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। सही बात है। 4 बजे के आसपास में ये वर्षा होती है और इसीलिए 4 बजे की वर्षा भी इसे कहा जाता है। क्यों होती है वर्षा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। सही बात है। सूर्य की जब सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म होता है, उससे संपर्क में आने से हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हवा जब गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर वहां पे ठंड होने के कारण संघनित हो जाती है और वहां पे आपको भारी मात्रा में वर्षा कराती है। तो ये 4 बजे के आसपास का समय रहता है। तो ये देख लिए संवहनीय वर्षा दोपहर के बाद होती है। क्यों होती है उसका सटीक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 3 नंबर पे आते हैं हम लोग। विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आप याद करने के लिए सीड याद रखिएगा, SEED सीड। सीड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। तो सोमालिया हो गया आपको, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, एक आपको जिबूती हो जाता है। दक्षिण सूडान इसका पार्ट नहीं है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये है आपको हॉर्न की तरह है। सोमालिया ये हो गया आपको, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती यही होता है। इसके बाद हम लोग 4 नंबर पे आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जल संधि दिया हुआ है, जोड़ने वाला निकाय दिया है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये क्या हो गया, जिब्राल्टर जल संधि। अलग किसको करती है, ये यूरोप में स्पेन को और अफ्रीका में मोरक्को को अलग करती है। 1 का आपको 2 हो गया। मलक्का जल संधि जो है ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है और ये हिंद महासागर की प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का एकमात्र व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो आपको ये हो गया। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन जोड़ता है, आपको मलक्का। हरमुज आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाता है। सुंडा आपको जावा सागर और हिंद महासागर है। हरमुज जो अभी याद रखिएगा, अभी ईरान के साथ जो टसन चल रहा है उसमें इजराइल और अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया। तो वहाँ का ईरान का जो IRG ग्रुप है, सैनिक संगठन है, इसने हरमुज को पूरी तरह से क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे कोई भी देश अपने कोई भी एक गतिविधि नहीं कर पाया क्योंकि हरमुज जो है वो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेट स्ट्रीम जो है मुख्य रूप से तापमान के बड़े अंतर और पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। मतलब कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये आपको कोरियोलिस इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, तापमान का अंतर। भूमध्य रेखा
और ध्रुव के बीच जो तापमान का अंतर होता है उसी के कारण क्या होता है, जेट स्ट्रीम बनने का कारण होता है। अब देखिए, अब ऑप्शन दिया हुआ है कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। नहीं, गलत है, क्योंकि देखिए जेट स्ट्रीम जो है आपको ये ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच जो तापमान का जो अंतर होता है उसी के कारण ये पाई जाती है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध तो गलत हो गया कि केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होती है। एक्चुअली में क्या है कि जेट स्ट्रीम के द्वारा शीतोष्ण चक्रवात संचालित होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कोई असर जेट स्ट्रीम के द्वारा नहीं होता है। तो ये आपको सही हो जा रहा है। जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दोगुनी हो जाती है। सर्दी के समय में क्या है कि तापांतर जो है, तापमान का अंतर जो है ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके कारण इसकी सर्दियों में इसकी गति क्या हो जाती है, आपको दुगनी हो जाती है। सही है ये भी। तो ये और एक मतलब 2 और 3 आपका क्या हो गया, सही है। सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो 2 और 3 हो जाएगा। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोरियोलिस बल के विषय में पूछा जा रहा है। ये पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का परिणाम है। सही बात है। तो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो घूर्णन का ही परिणाम है क्या, कोरियोलिस बल। ये ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होती है। सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है और भूमध्य रेखा पे कोरियोलिस बल का प्रभाव बहुत कम, शून्य होता है। ये पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है। देखिए, जब भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा, और अगर ये इस तरह से हवा चल रही है तो कोरियोलिस बल क्या, उसका लंबवत लगता है। तो लंबवत लगेगा तो इसको क्या करेगा, ये इस तरह से विक्षेपित कर देगा। तो मतलब किस तरफ से, बाएं से दाईं तरफ विक्षेपित करता है। कहाँ, दाईं तरफ। ये क्या कर रहा है, बाईं ओर विक्षेपित करता है। गलत हो गया, यहाँ पे बाईं नहीं होकर क्या हो जाएगा, दाईं ओर विक्षेपित। ये गलत हो गया। दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। सही बात है, दाब प्रवणता, हवा की दिशा ये है, दाब प्रवणता ये है, बल क्या है, लंबवत कार्य कर रहा है, इस तरह से कार्य करता है कोरियोलिस बल। तो ये भी आपको क्या है, सही है। तो आंसर आपका सही है। कथन असत्य पूछा जा रहा था, असत्य ये बाईं ना होके दाईं हो जाएगा, तो आंसर आपको सी हो जाएगा। निम्नलिखित मृदा के प्रकार और उसके क्षेत्रीय विस्तार क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा होता है, करीब करीब 43% में। लाल और पीली मृदा 19% के आसपास में होता है। काली मृदा 15% के आसपास और लेटराइट मृदा 4% के आसपास होता है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा कौन हो गया, जलोढ़, उसके बाद लाल मिट्टी। 1 3 2 4 बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। भू आकृति के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सर्क हिमनद सही है, ये बरखान पवन सही है, स्टिक समुद्री तरंग सही है, धौल रंध्र भूजल सही है। तो ये धौल रंध्र के अगर विषय में देखिएगा तो राजस्थान में क्या हुआ था कि जमीन पूरी तरह धंस गया था, अंदर बहुत अंदर तक धंस गया था। तो ये क्या होता है कि जहाँ पे आपको चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर अगर घुल गया पानी के अंदर तो ये जो बेस होता है ये खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ऊपर का सरफेस क्या होता है, धस के अंदर खाई टाइप का बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, धौल रंध्र कहते हैं। तो धौल रंध्र क्या हो गया, भूजल के कारण हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सही है। और जहां तक सर्क हिमनद बरखान पवन अस्टेक समुद्री तरंग का देखना है तो ये मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। देखिए ये क्या है, आपको ये आपको यहाँ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या ग्लेशियर जमा है ना, ये ग्लेशियर जमा है। और यही ग्लेशियर क्या होता है, जब पिघल जाता है तो इस तरह का कटोरानुमा स्ट्रक्चर बनता है या कुर्सीनुमा स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। इसके अंदर देखिए पानी रखा हुआ है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। ठीक है, सर्क समझ गए, हिमनद के द्वारा बनता है ये। ठीक है, कटोरीनुमा स्ट्रक्चर या कुर्सीनुमा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अब बरखान का बात देखिएगा, तो बरखान क्या होता है कि एक हवा जो है इधर से इधर चलती है, तो एक तरफ क्या होता है, कनकेव बना देता है, दूसरी तरफ कन्वेक्स सरफेस बना देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, बालू का टीला है ना, तो बालू के टीला में ये बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बरखान बोलते हैं। और जबकि आप ये देखिएगा तो ये एक पर्वत था पहले, ठीक है, समुद्र किनारे, और ये देखिए पहले बंद था ये, तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बना। अब फिर समुद्री तरंग इसको क्या किया, काटते काटते पूरा आर पार कर दिया, तो ये आर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा कि ये ऊपर का जो शिखर है ये भी टूट के गिर जाएगा, टूट के क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर टूट के गिर जाएगा। टूट के गिर जाएगा तो क्या बच जाएगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बच जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या यहाँ पे क्या कैसे होता है। तो सर्क हो गया, बरखान, पवन, ये आप देख लिए। नौ नंबर पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूर्य की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे केंद्र में क्या होता है? क्रोड होता है। क्रोड के बाहर जो आपको क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। प्रकाश के मंडल के आगे क्या होता है? वर्ण मंडल होता है। अब वर्ण मंडल के बाहर का क्षेत्र जो है कोरोना होता है। ठीक है, तो आपको क्रोड हो गया 1 नंबर पे। तो 2 नंबर हो गया क्रोड, उसके बाद प्रकाश मंडल 1, कोरोना 3, वनमंडल 3 और कोरोना 4। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। 10 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारत में कोयला संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है, जिससे सल्फर की मात्रा कम होती है और इसी कारण इसकी गुणवत्ता क्या होती है? उच्च होती है। सही बात है। टर्शरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये क्या है आपको? सही है। इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। भारत में कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का योगदान सर्वाधिक होता है। तो ये गलत है। एक्चुअली में क्या है कि भारत में कुल जो इतना कोयला का उत्पादन होता है उसमें बिटुमिनस कोयला का सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है? बिटुमिनस कोयला का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आंसर गलत हो गया। 1 और 2 आपका क्या है? सही है। तो सही कथन पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और उसके चमकने का कारण क्या है? तो देखिए, दिखा रहा है कि हीरे का क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है, लेकिन ये तो गलत होगी। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत अधिक नहीं, बहुत कम होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कम होता है, कितना? 24.4 डिग्री होता है। तो जिससे ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। कम होने के कारण, ये क्या कम होने, यहाँ अधिक दे दिया ना, कम होने के कारण क्या है? प्रकाश अंदर आसानी से फंस जाती है और बार बार क्या हो जाती है? वो परावर्तित होती रहती है, जिसके कारण ये अत्यधिक क्या होता है? चमकता है। तो यहाँ कम होना चाहिए था। तो ये रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो एसेशन सही है और आर क्या हो गया? आपको गलत है। एसेशन सही हो गया, आर आपको क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, तो इस तरह का होता है। अगर बी आपको चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आपने क्या किया कि एक आवेशित कण को लंबवत प्रवेश करा दिया, तो आवेशित कण इस दिशा में चला गया, लंबवत हो गया। तो इस पे लगने वाला बल जो है ये दोनों के लंबवत हो जाएगा, इस दोनों के लंबवत हो जाएगा। तो बल इस दिशा में फोर्स लग गया आपको। तो अब क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा? ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। ये चुंबकीय बल जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये इसको अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करेगा और इसे क्या करेगा? इस तरह से रोटेट करा देगा। जब ये रोटेट करा देगा तो एक वृत्ताकार पथ पर चला जाएगा, तो वृत्ताकार पथ हो गया। और ये गतिज ऊर्जा, इसमें वेलोसिटी को ये नहीं बदलता है। तो वेलोसिटी कहते हैं, ये गति को इसमें कोई परिवर्तित नहीं करता है। गति को नहीं परिवर्तित कारण गतिज ऊर्जा इसकी क्या रहती है? अस्थिर रहती है। तो सी हो जाएगा। एक तो वृत्ताकार पथ हो गया, गतिज ऊर्जा इसकी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। उष्मागतिकी का कौन सा नियम इंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है? देखिए, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस होता है। इंट्रोपी रैंडमनेस मतलब हमेशा क्या हो जाना? इधर उधर हमेशा घूमते फिरते रहना। ठीक है। और इंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स, जैसे आप सोचिए ना कि आप परफ्यूम को एक बार दबाते हैं तो कहीं भी आप कमरे में खड़ा रहते हैं उसकी गंध आपको सुनाई देती है। तो बहुत तेज इसमें क्या है? बहुत तेजी से इधर उधर भागता है। जैसे रैंडमनेस क्या है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये किसके एंट्रोपी की अवधारणा किस नियम से है? उष्मागति के द्वितीय नियम से अवधारणा ये दी गई है। तो और इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है। किसी सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा क्या होगा? बढ़ता रहेगा। नाभिकीय विखंडन के बारे में असत्य क्या है? इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। बिल्कुल सही है। यूरेनियम लेते हैं और ये क्या होता है? इस पे न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है और ये क्या होता है? आपको इसमें बेरियम और
1 मिनट। बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन नाम का दो छोटे हल्के नाभिक क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं। प्रति विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन की तुलना में प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती, नहीं नाभिकीय संलयन की ज्यादा होती, प्रति न्यूक्लियन का बात करें तो नाभिकीय संलयन की ज्यादा होती है, तो ये गलत हो गया। अगर ऐसे देखिएगा तो नाभिकीय विखंडन में 200 MeV होता है, जबकि आपको नाभिकीय संलयन में 17.6 MeV होता है। तो ऐसे तो सही बात है, लेकिन प्रति न्यूक्लियन का अगर बात कीजिएगा तो नाभिकीय संलयन में ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसके दरम्यान की क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही बात आइंस्टीन बताया था, E बराबर mc²। जो मास में जो परिवर्तन हुआ, जैसे कि यूरेनियम जो है बेरियम और क्रिप्टन में जो टूट गया, तो यूरेनियम का जितना मास है बेरियम क्रिप्टन का सेम मास नहीं है, तो वो मास गया कहाँ, तो वो मास जो है एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये भी क्या आपको सही हो गया, 2 सही है और 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। तो क्वेश्चन असत्य पूछा जा रहा है ना, तो असत्य आपका क्या होगा, केवल 2 आपका असत्य है, केवल 2 असत्य है। 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सिद्धांत और वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जानते हैं हम लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत होता है, इसका पूरा नाम वही होता है, 3 हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपको किसका है, मैक्स प्लांक का। तरंग यांत्रिकी एविन श्रोडिंगर, ये आपको 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। अब देखिए, एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा। देखिए तरंग का वेग जो होता है वो बराबर होता है √T/m के। टी क्या हो गया तनाव, m क्या हो गया प्रति एकांक का द्रव्यमान होता है, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया √T के, अगर एक ही तार है तो सबका द्रव्यमान सेम ही होगा टी का। अब इसी को क्या किया, तनाव को 4 गुना कर दिया, तो अब लीजिए 4 गुना कर दीजिए, टी √T के जगह √4T कर दीजिए। तो इसको इस 4 को क्या कीजिएगा, बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा √T हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी √T है, यहाँ भी √T है, तो वेलोसिटी क्या हो गया 2 गुना हो गया। तो वेलोसिटी आपको यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। जी के मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, सही बात है। पृथ्वी के सतह से अगर हम नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है, ऊपर भी जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है सतह से। और अब देखिए भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक रहता है, तो फॉर्मूला है इसका जी बराबर Gm/r²। तो हम जानते हैं कि जी बराबर Gm/r², और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर आर का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आर का वैल्यू भूमध्य रेखा पर ज्यादा, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, गलत हो गया, तुलना में कम होगा ना, कम होगा क्योंकि आर का वैल्यू ज्यादा है तो जी का वैल्यू कम। लेकिन वही ध्रुव पे क्या होता है, आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है G' बराबर G माइनस ω² इंटू आर। तो यहाँ देखिए अगर इसका गति आप बढ़ाइएगा, क्या है ओमेगा, अगर बढ़ाइएगा, गति बढ़ाने का मतलब ओमेगा बढ़ाना, तो ओमेगा जैसे बढ़ाइएगा तो ये माइनस में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा, तो मान कम हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको सही है। तो ये दोनों सही हो गया और 2 गलत है। कह रहा है कि सत्य कथन चुनने के लिए, तो सत्य कथन 1 और 3 क्या है, सत्य कथन है। अब देखिए 2 लेंस जिनकी शक्ति 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है एक साथ रखे गए हैं, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो पावर, देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है, तो F बराबर होता है 100/P, अदर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो। अगर सेंटीमीटर में अगर आपको निकालना है फोकस दूरी, तो ये फॉर्मूला F बराबर 100/P होता है। अब देखिए P का वैल्यू आपको निकालना है, तो 12 डायोप्टर दिया हुआ और -2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो P बराबर होता है, इसको जोड़ दीजिए 12 प्लस यहाँ क्या -2 दिया है तो -2 कर दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 2 घटेगा तो आपको 10 हो जाएगा। 10 हो गया, 10 डायोप्टर हो गया, आपको इक्विवेलेंट पावर हो गया। अब यहाँ फार्मूला पे बैठा दीजिए, तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर ही हो गया 100/10। ये काट दीजिए तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। हम बोले थे ये सेंटीमीटर, 100 देने का मतलब ही होता है क्या, सेंटीमीटर होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग
से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किससे होता है? कृत्रिम वर्षा के रूप में इस्तेमाल होता है। किसका? कृत्रिम वर्षा के रूप में इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल जो होता है ये आपको फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए होता है। किसके लिए? फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जो दर्पण में कलई किया जाता है, दर्पण का रजतन या कलई हम लोग कहते हैं, इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तो 2 3 1 4 क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 2 3 1 4। अब आ जाइए 20 नंबर पे आते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये देखिए फ्लोरीन की संरचना जो है पिंजरे मतलब पिंजरे जैसी होगी, फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है। जबकि ग्रेफाइट का देखिएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है और इसका sp2 होता है। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल हाँ टेट्रागोनल होता है। किस क्या होता है? टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय कहा जाता है। और ये आपको प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। तो आंसर आपको पिंजरे जैसी संरचना किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का हो जाएगा। तो केवल 3 हो जाएगा आंसर। 21 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित अभिकथन उसके कारण पर विचार कीजिए। ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है जो तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है। सुचालक बिल्कुल सही है। ग्राफीन की संरचना कार्बन परमाणु sp3 संस्करण प्रदर्शित करते ही गलत हो गया। ये sp2 संस्करण मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करते हैं। ये द्विविमीय षष्ठकोणीय जाली बनाते हैं। ठीक है, द्विविमीय षष्ठकोणीय जाली बनाते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होती है। ये क्या हो जाएगा? और सब बात तो सही है, बस यही बात क्या हो जाएगा? यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो ये गलत हो गया, ये आपको सही हो गया। तो क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। अब मिलान करना है। आर्गन, आर्गन का विद्युत बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है ताकि टंगस्टन जो है ना वो क्या हो सके? सुरक्षित रह सके। तो यहाँ देखिए ये हो गया। टंगस्टन तंतु की दीर्घकालता के लिए किया जाता है। नियॉन विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टन, क्रिप्टन का प्रकाश जो होता है वो काफी तेज होता है, तो इसका हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभों के लिए किया जाता है। और जेनोन फोटोग्राफर के फ्लैश गन में रोशनी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है, यहाँ फास्फेट जो है ये आपको क्या है? सफेद फास्फोरस है। और सफेद फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीमे धीमे जलता है। और धीमे धीमे जो जलता है उसके कारण क्या होता है? एक रोशनी उत्पन्न होता है। इसी कारण हड्डी क्या होता है? अंधेरे में चमकने लगता है। तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस धीमी गति से दहन करती है। तो ये हो जाएगा। 24 नंबर पे आइए। 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन उसके कारण पर विचार कीजिए। अमरवेल जैसी परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इसमें कि क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता प्रकाश संश्लेषण का गया काम से। और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह होस्टोरिया पर निर्भर करते हैं। यही होस्टोरिया क्या करता है? अन्य पौधे के जाइलम और फ्लोएम के साथ अटैच करा देता है। तो जाइलम से जल ले लेता है और फ्लोएम से फूड ले लेता है और अपना जीवन चलाते रहता है। अमरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ का ही मतलब होता है जो कि जाइलम फ्लोएम से अपना उसी के अंदर हिस्टोरिया डाल दिया, उसे अपना काम कर लिया, जो पोषक तत्वों के फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके प्राप्त करता है, इसलिए स्तंभ परजीवी इसे कहते हैं। तो दोनों सही हो गया और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पौधे की जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शकरकंद एक रूपांतरित मूसलाजर है। गलत है, मूसलाजर ये नहीं है जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है। ये क्या है? अपस्थानिक जड़ है। क्या है? अपस्थानिक, मूसलाजर ना होके अपस्थानिक जड़ है जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है। तो ये गलत हो गया आपका। कुंभी रूपी जड़ें जैसे सलजम के आधार भाग बहुत मोटा, इस तरह का बहुत मोटा हो जाता है और निचला भाग अचानक से पतला हो जाता है, इस तरह का पतला हो जाता है। तो ये सही है। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी के बदलते परिवेश में उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं और जिससे जल अवशोषण बाधित हो जाता है। ये सही है। कहीं भी जड़ है
और जड़ के अंदर जो मूल रोम होता है यही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। तो पानी का अवशोषण जो है जड़ से वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये आपको सही हो गया। तो सिर्फ आपका 1 नंबर गलत हुआ। तो कह रहा है आपके कथन सही पूछा जा रहा है, सेशन 2 और 3 क्या है आपका सही है, 1 नंबर गलत है। अब देखिए मिलान करना हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य का पूछना। एलिसिन, एलिसिन जो है आपको लहसुन में पाए जाने वाला सल्फर युक्त यौगिक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे दूध का चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग के पैर में क्या हो जाता है, ये ऐंठन टाइप का होने लगता है मांस में, मांसपेशी में। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन बहुत तेजी से मतलब दौड़ने के कारण ऑक्सीजन बहुत तेजी से नहीं मिल पाता है, तो उतना ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता था जितना खर्च होता है ऑक्सीजन का। तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन हो जाता है और उसके उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो ये हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, ये क्या करता है, मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, तो चिकनी पेशियों का संकुचन को प्रेरित करता है, इसलिए चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन जो है अंतःस्रावी का पेसमेकर है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टेटू बनवाने जैसी असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बिंदु से फैलता है। सही है। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है, जबकि स्वाइन फ्लू आरएनए वायरस के कारण होता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, सही बात है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या हो गया, तीनों आपका सही है, 1 2 3 सही है। अब देखिए यहाँ मिलान कीजिए, कह रहा है ये पादप हार्मोन है और प्रमुख शारीरिक प्रभाव है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का मेनली काम क्या है कि ये रंध्रों को बंद कर देता है, ये स्टोमाटा को क्या करता है, बंद कर देता है और तनाव सहिष्णुता का काम करता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है बोनापन को दूर करता है। जिब्रेलिन आपको गन्ना के पेड़ में देखने को मिलता है, जिसलिए गन्ना का पेड़ क्या होता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये अनुवांशिक बौनेपन को कम करना और बोल्टिंग, तो ये हो गया आपको 3 नंबर। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है इसका कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और जीर्णता मतलब बूढ़ापन को दूर करता है, मतलब मेच्योरिटी जो आ जाता है पौधे वौधे में उसे खत्म करता है, देरी लाता है उसमें। तो ये साइटोकाइनिन, ये 4 हो गया। इथिलीन, तो जान ही रहे फल को क्या करता है, पकाता है, इस तरह से आप मिला लीजिएगा। 29 नंबर पे निम्नलिखित अभिकथन उसके कारण पर विचार कीजिए। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे के शीर्षस्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। ये ऐसा क्यों होता है ये देखना है हमको। पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है, गतिहीन है मतलब गति करता ही नहीं, जो पुरानी पत्तियों से नई पत्ती की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाता, मतलब गति ही नहीं करेगा तो पुरानी पत्ती से नई पत्ती में आ कैसे पाएगा, और नहीं आने के कारण ही नई पत्तियों में क्या होता है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक दूसरे का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्यावसायिक महत्व के पौधे, व्यावसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है, बिल्कुल सही है। सन और जूट पौधे के फ्लोएम या बास्ट से प्राप्त होने वाले रेशे, बिल्कुल सही है, फ्लोएम से प्राप्त होता है सन और जूट। नारियल के फल इंडोकार्प भाग के से प्राप्त रेशेदार घटक, नहीं इंडोकार्प नहीं होता, मेसोकार्प से होता है। किससे होता है, मेसोकार्प से होता है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में, सही है। चौसा का युद्ध 1539, और ये क्या हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें से हुमायूं पराजित हुआ था 1539। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी से कहते हैं, और ये आपको संगम वंश जो संगम वंश नहीं, ये विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण यही था। और धर्मत का युद्ध 1648, 1648 में धर्मत का युद्ध नहीं होता, एक्चुअली में धर्मत का युद्ध क्या था, ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ था, ये
दारा सिको और औरंगजेब के बीच ये उत्तराधिकारी का युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। 1658 में हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध था औरंगजेब और दारा सिको के बीच। तो सुमेलित नहीं पूछा रहा है तो यही हो जाएगा आपको। अब देखिए मराठा प्रशासन में सरदेशमुखी क्या था? देखिए मराठा प्रशासन में दो तरह का कर था, एक चौथ था, एक सरदेशमुखी था। तो चौथ जो था वो पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था, पड़ोसी राज्य सुरक्षा कर हो गया, चौथा आपका हो गया। और ये सरदेशमुखी जो था ये पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% कर था। मराठों का ये मानना था कि ये कोई क्षेत्र जो है उसके पूर्वजों का है, इसलिए उस पर क्या करते थे? वो अतिरिक्त 10% कर लेते। तो सी हो जाएगा। 33 नंबर, निम्नलिखित अभिकथन उसके कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही को एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। और उसका कारण क्या था? तो दे रहा है कि अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सामाजिक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहते थे। ये भी सही है। एक्चुअली में इसका कारण ये था कि अकबर ये जानता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। उसने महसूस किया कि राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक एकता अनिवार्य है। और दीन ए इलाही के में इसी मान्यता के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की अच्छी अच्छी बातों का उन्होंने क्या किया? संग्रहण करने का प्रयास किया था। तो ये एक दूसरे का क्या कर रहा है? सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इक्ता प्रणाली के बारे में। इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता भूमि एक स्थानांतरणीय अधिकार था, बिल्कुल सही है। इक्ता भूमि जो है ये दिया कर मुक्त भूमि था और जब इसे बाद में बदला भी जा सकता था, इसलिए हस्तांतरणीय अधिकार था, ये बिल्कुल उसका हो नहीं जाता था। ठीक है, राजस्व वसूली का अधिकार होता था। मुक्ता को इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सेना के रखरखाव करने के लिए होता था। सही बात है। इक्तादार जो होता था जिसे मुक्ता कहते थे, इसका काम क्या होता था? राजस्व वसूलना। राजस्व वसूल के लोग क्या करता था? ये सेना के रखरखाव के लिए उसमें खर्च करता था और शासन का मदद करता था। बलबन ने इक्तादारों के नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्त किया था। सही बात है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो ये भी आपको क्या हो गया? सही हो गया। तो तीनों आपको सही है, 1 2 3 सही है। विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए नायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि सैन्य नियंत्रण और प्रशासन को क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नायक जो होते हैं ये इसमें क्या होता था कि राजा जो है एक नायक को नियुक्त करता था और इसमें राजा नायकों को अमरम भूमि प्रदान करता था। अमरम प्रदान करता था। अमरम क्या होता था? एक भूमि होता था। अब उसका क्या किया जाता? उसके बदले उस राजा को वो क्या करते थे? वो नायक जो थे राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सैन्य सहायता, इसमें क्या होता था कि उससे जो भी कर वगैरह होता था वो वसूलते थे नायक, और उसके बदले वो क्या करते थे? कानून व्यवस्था को वहां बनाए रखते थे, स्थानीय विकास कार्य करते थे। और स्थानीय विकास कार्य करते थे तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया ना। एक तो वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय विकास कार्य करना, तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया, राजा से नायक तक चला गया। और आगे क्या है कि सैन्य नियंत्रण भी। और क्या होता था कि राजस्व, ये आपको सेना और हाथी घोड़े के रखरखाव के लिए भी एक राजस्व का कुछ हिस्सा उसके लिए नायक रख लेते थे। बाद बाकी हिस्सा जो है वो वार्षिक रूप से उपहार के रूप में राजा को प्रदान करते थे। तो सैन्य नियंत्रण का भी काम विकेंद्रीकरण हो गया, नायक के पास चला गया। तो ये नायंकर व्यवस्था था विजयनगर साम्राज्य में। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा स्थल के विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। देखिए धोलावीरा कहाँ? आपके गुजरात में है, याद रखिएगा। अब देखिए नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भाग में विभाजित था। मात्र यही धोलावीरा जो है ये 3 भाग, मध्य भाग इसके अंदर था। ऊपर का दुर्ग जिसमें राजा रहता था, और तीसरा भाग जो होता जिसमें सामान्य रहते थे, लेकिन यहाँ मध्य भाग भी था। तो ये सही हो गया आपको। विशाल जलाशय और संचयन प्रणाली था। सही बात है। 16 से अधिक पहाड़ों को काट के एक जलाशय का निर्माण किया जिसमें रेगिस्तान इलाकों में जीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। ये सही है। स्टेडियम के प्रमाण,
धोलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे एक बड़ा सा जगह था जिसे स्टेडियम के रूप में माना गया है, जहाँ पे खेलकूद या फिर धार्मिक आयोजन के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सही हो गया। तो आपको यहाँ पे ये तीनों का तीनों क्या है, सही है, 1 2 3 सही है। प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए श्रेणी होता क्या था, तो श्रेणी एक्चुअली में एक समूह होता था जो व्यापारी और शिल्पकार होते थे। उसमें उस समूह में कौन होते थे, व्यापारी होते थे और शिल्पकार होते थे। ये वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत तय करते थे, वस्तु की गुणवत्ता और कीमत का निर्धारण करते थे। साथ ही साथ वे अपने सदस्यों के आचरण पर न्यायिक नियंत्रण भी रखते थे, सदस्यों के आचरण पे न्यायिक नियंत्रण अधिकार रखते थे। सही बात हो गया। और इसमें क्या था कि राजा जो है, राजा उसके आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप नहीं करता था, ये गलत हो गया। राजा का श्रेणी पर आंतरिक में हस्तक्षेप होता था, गलत है। राजा अपने आंतरिक मामलों उसके आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि उनके नियमों का सम्मान करते थे। तो ये गलत हो गया और 1 2 क्या है आपका सही हो गया, 1 2 सही हो गया। 38 नंबर पे आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किसमें है, एहोल अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, यह संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। उसके बाद देखिए नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी शकों को हराने और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय के बारे में नासिक अभिलेख में बताया गया। किसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किया गया है महरौली अभिलेख में। ठीक है। प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्रहार, अग्रहार क्या था कि ये ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि था। क्या था, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को ही क्या कहते हैं, अग्रहार कहते हैं। अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, ये गलत है। अग्रहार जो होते थे के निवासियों को अपने क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार होता था, बल्कि कई मामलों में वे स्वयं स्थानीय प्रशासन का संचालन भी करते थे। इसे केवल राजा के द्वारा ही दान किया जा सकता है, गलत है। राजा के तो दान करते थे, मुख्य दान करता राजा ही होते थे, लेकिन कई सामंत एवं धनी व्यक्ति भी के द्वारा भी भूमि दान की जाती थी। तो आप देखिए केवल एक क्या हो गया, सही हो गया, अग्रहार। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत ए दीवानी और अदालत ए फौजदारी के बारे में क्या सत्य है। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में इन 2 अदालत की स्थापना की थी। सही है। दीवानी अदालतों में मुगल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लाए गए थे, गलत है। देखिए दीवानी अदालतों में हिंदू धर्म के लिए क्या था, हिंदू शास्त्र, अब मुस्लिम धर्म के लिए क्या था, कुरान और शरीयत के नियम पर ही कानून व्यवस्था थी शुरुआत में, लेकिन बहुत बाद में जाके अंग्रेजी कानून का भी क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। तो ये गलत हो गया, 1 सही है आपको। अंग्ला मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों के कानूनी क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिएगा तो पुरंदर की संधि दिया हुआ है, तो पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 ईस्वी में, 1776। जबकि सलवाई की संधि आपको कब हुई, 1782 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुई आपको, ये 1803 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई। जबकि सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है ये भी 1803 में, लेकिन इसका डेट क्या था आपको, 30 दिसंबर। तो ये सही 1 2 3 4 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। देखिए सूरत विभाजन का बहुत सारा कारण था, लेकिन मुख्य कारण ये था कि नरमपंथी और गरमपंथी दल के द्वारा स्वदेशी आंदोलन में उनका विचार था। तो स्वदेशी नरमपंथी का था कि इसे बंगाल तक ही सीमित रखेंगे, लेकिन गरमपंथी का था कि इसे बंगाल से बाहर पूरे भारत में से फैलाया जाए स्वदेशी आंदोलन को। मुख्य कारण यही था। स्वदेशी आंदोलन के कार्य क्षेत्र और पद्धति को लेकर नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच मतभेद हुआ, क्योंकि एक चाहते थे बंगाल के अंदर और गरमपंथी चाहते थे कि पूरे भारत में से फैलाया जाए। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय का चयन, ये भी एक कारण था।
गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से कोई इसके अध्यक्ष चुने जाए, लेकिन रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये भी एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण जो है आपको बी नंबर ही है। 43 नंबर पे आइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और संस्था एवं संस्थापक का। धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा चलाया गया था, सही चीज है। और ये क्या आपको रूढ़िवादी संस्था थी, ये राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार खासकर सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। 1830 ईस्वी में इन्होंने इसका गठन किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है, ये 1839 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में 1859 ईस्वी में ब्रह्म समाज में इसका क्या हो गया, विलय हो गया था। सेवा सदन बहराम जी एम मालावारी, तो ये भी आपको क्या है, सही है। और ये 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि असहाय महिलाओं की देखभाल करना और समाज में बाल विवाह जैसे कुरीतियों के विरुद्ध कार्य करना था। तो सारा का सारा क्या हो गया, तीनों युग्म सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा था? तो इसका मुख्य कारण ये था कि क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी। यही आंसर हो जाता है। एक्चुअली में क्या है कि गांधी जी को ये विश्वास था कि 1942 में युद्ध के दौरान जापान की लगातार तो जीत हो रही थी और ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो रहा था, बिखर रहा था। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो सरकार खुद ही अपना भविष्य नहीं बचा पा रही है, उसके जीतने का कोई संभावना ही नहीं है, वह दूसरे के भविष्य के वादे या चेक का क्या मूल्य हो सकता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बलिया जीतू पांडे सही है, तामलुक जातीय सरकार सही है, सतारा प्रति सरकार ये भी क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, तीनों का तीनों आपको सुमेलित है। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत प्रस्तावित समूहन बंगाल और असम को किन समूह में रखा गया? तो देखिए यहाँ 3 समूह बनाया था, ए, बी और सी, जिसमें कि आप देखिएगा तो सी में जो ये बंगाल और असम को किस में रखा गया था, समूह सी में रखा गया था। जबकि ए समूह में किसको रखा गया था, मद्रास को, बॉम्बे को, संयुक्त प्रांत को, बिहार को, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया था। और समूह बी में किसको रखा गया था, ये पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध को समूह बी में रखा गया था। ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना था। भारत सरकार और भारतीय रियासत के बीच संबंधों में सुधार करना था। इसमें सबसे मेन कारण ये था कि जो भारतीय रियासत के जो थे उन्हें ये डर था कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार या कोई भी देश की सरकार बनती है तो उनके अधिकार क्या हो जाएंगे, छिन जाएंगे। और इसी के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि रियासतों को उनकी सहमति के बिना किसी भी नई सरकार के अधीन उसे नहीं किया जाएगा। 1927 में बटलर समिति का गठन हुआ था। अब देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931। और एक्चुअली इस समय कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये आपको मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक का जो प्रारूप होता है वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और इसी ये जो कराची अधिवेशन हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी पड़ा था उसके कुछ ही दिन, लगभग 6 दिन के आसपास में ये हुआ था, जिसमें गांधी जी को क्या हुआ था, भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। और मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का मसौदा भी तैयार किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के स्थानीय भाषाओं का प्रयोग की सिफारिश की थी। सही बात है, प्राथमिक शिक्षा पे किसका किया गया था? स्थानीय भाषाओं का। सही हो गया। इसने उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी के माध्यम को बनाने का सुझाव दिया था। सही बात है, यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी माध्यम को सुझाव दिया था। इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था। बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों का तीनों सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? सेंट फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। सही है,
गदर पार्टी की स्थापना जो है आपको लाला हरदयाल के द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक सचिव थे लाला हरदयाल, जबकि अध्यक्ष सोहन सिंह को बनाया गया था। अध्यक्ष सोहन सिंह को बनाया गया था। राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। वे राज्य विधानसभा सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये सत्र को आहूत भी कर सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 174 वे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को नामित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 173 के तहत वे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। वे पंचायत की वित्तीय स्थिति को हर वर्ष 6 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। गलत है, 6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2 कथन सही पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये आपको किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 171 के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह प्रावधान 1962 के 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य नागालैंड की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता की रक्षा करना था। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये सदन का अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। दल बदल का कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष या सभापति पर करेगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को क्या किया गया है, जोड़ा गया है और इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पीठासीन अधिकारी के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ये याद रखना है कि मतलब ऐसा नहीं कि जो बोल दिया सो बोल दिया, अदालत में चुनौती योग्य है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार करना है आपको। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 ईस्वी में, 1964 में। भ्रष्टाचार निवारण समिति था इसका नाम। एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका कुछ अनुच्छेद होता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग का कोई अनुच्छेद है नहीं। एक्चुअली में शुरुआत में तो केवल कार्यकारी प्रस्ताव था ये, बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से शाब्दिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक तो है, अभी भी नहीं है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कथन चुनना है आपको, तो आप 1 और 3 चुनिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी करके की जाती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य इसका क्या होता है? हर राज्य का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां पे आपको उपराज्यपाल, ये सब होते हैं शामिल, सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और अनुच्छेद इसका क्या है? 263। निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है। सही बात है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के द्वारा क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया। कैसे सुरक्षित किया गया है? इसका निश्चित कार्यकाल किया गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया आदि को संविधान के द्वारा सुसज्जित किया गया है और ये अनुच्छेद 125 से लेकर अनुच्छेद 146 तक वर्णित है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर आधारित है। बिल्कुल सही है। और संसद पर मतदान नहीं कर सकते, ये भी क्या है? बिल्कुल सही। अनुच्छेद 125 के तहत क्या है कि संचित नीति पर आधारित होगी और संसद इसे मतदान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या दिख रहा है ना कि इसकी स्वतंत्रता निर्धारित है, संसद इसको बदल नहीं सकता है। तो क्या है, इसको सुरक्षित है इसकी स्वतंत्रता। तो 1 2 ये सही भी है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपको चुनाव सुधारों से संबंधित है 1990 ईस्वी में। ठीक है। फोटो पहचान पत्र, ईवीएम के उपयोग और उम्मीदवारों के लिए दी गई 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ने और रोक का सुझाव इन्होंने दिया था। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में हुआ था। ये आपको का मुख्य उद्देश्य जो है धनबल के प्रभाव को कम करना था। कोई जो जितना ज़्यादा मतलब पैसा जिसके पास है उतना ज़्यादा खर्च करता था, वो सब पे रोक लगाने के लिए इंद्रजीत गुप्त समिति का निर्णय किया। उसके बाद आपको देखिए
संथानम समिति, देखिए संथानम समिति जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ये भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया था, सीबीसी का स्थापना केंद्रीय सतर्कता आयोग का के संथानम समिति की किया गया था। तो यहाँ पे संबंधित है, तो ये आपको नहीं हो गया। तारकुंडे समिति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 ईस्वी में ये गठित किया गया था, ठीक है। 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जो वोट देने के लिए की गई थी वो इसी तारकुंडे समिति के द्वारा की गई थी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। संथानम समिति नहीं है तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। बिहार कहते हैं विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। 368 नहीं, 169 के तहत आवश्यकता होती है। 169, 169 तो गलत हो गया। ये संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से ये संकल्प पारित करते। सही बात है। विशेष बहुमत का क्या मतलब हो गया? एक तो पहले बहुमत, सदस्यों का बहुमत, दूसरा जो सदस्य वोट करने के लिए आ रहे हैं उसका 2/3 वोट से ही क्या हो सकता है, ये पारित हो सकता है। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। जब राज्य विधानसभा इसे इतना से विशेष बहुमत से पारित करके संसद के पास भेजती है तो संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करके सृजन या उत्साधन कर सकती है विधान परिषद का। तो पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा आपको क्या है, सही है। दूसरा और तीसरा सही है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? देखिए मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 क्या है, आपको अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जबकि आपको 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सुनिश्चित करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो कनाडा के संविधान से ली गई, सही बात है। और ये संसद में केंद्र में निहित है, संसद में निहित है। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, संगठन के मुख्यालय के विषय में बताइए। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है, सही चीज है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा हो गया। और कब हुआ था? 1995 में इसका गठन हुआ था। एशियाई विकास बैंक मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है मुख्यालय इसका, एडीबी का। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का हो गया बैंक, और ये कहाँ पे है? संघाई में है, ये संघाई। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, ये सही है। तो ये आपको 1 सही और 4 सही है, 1 और 4 आपको सही है। एशियाई विकास बैंक आपको मनीला फिलीपींस में हो जाता है। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्यों में वस्तुओं के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ये मापता है। इसमें सेवा को शामिल नहीं किया जाता। इसका आधार वर्ष 2011-12, बिल्कुल सही है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के लिए अब मुख्य रूप से WPI का उपयोग करता है। देखिए 2014 से आरबीआई जो है CPI, किसका? CPI का मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुख्य संकेतक रूप में अपना लिया 2014 से। ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें विनिर्मित उत्पादों का भारांश सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। गलत कथन पूछा जा रहा है तो सी हो गया आपका गलत कथन, आंसर सी मार लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति कब होती है? देखिए क्या होता है कि जब ब्याज दर इतनी कम हो जाए, ब्याज दर बहुत कम हो गया तो लोग अब क्या है कि कोई भी मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है उस पर कोई प्रभाव बाजार पे नहीं पड़ने लगता है। तो ब्याज दर इतनी कम हो जाती है कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती, यही हो जाएगा। अब ब्याज दर इतना कम है कि लोग निवेश करने के बजाय खुद ही कैश रखना पसंद करने लगते हैं। 64 नंबर पर आ जाइए। भुगतान संतुलन में चालू खाते में क्या शामिल किया जाता है? देखिए 2 तरह का खाता होता है, एक चालू खाता होता है, एक पूंजीगत खाता होता है, ठीक है। तो चालू खाता में आपको वस्तु और सेवा
सेवाओं का व्यापार होता है, वस्तु का व्यापार और सेवाओं का व्यापार, साथ साथ अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिल रहा है तो भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन पूंजीगत खाता में क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजीगत खाते में आ जाएगा, विदेशी ऋण पूंजीगत खाते में आ जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश ये आपको पूंजीगत खाते में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। देखिए स्टार्टअप जो होता है वो कभी कभी टैक्स फ्री होता है, ठीक है, टैक्स उस पर सरकार नहीं लेती है उसके उत्थान के लिए। लेकिन क्या है कि अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, शुरुआत में स्टार्टअप है, अनलिस्टेड है, तो उसमें क्या हो गया कि अगर उसका फेस मार्केट वैल्यू से अधिक कोई निवेश कर दिया तो जितना अधिक निवेश है उस पर जो टैक्स लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंजल टैक्स कहते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा फेयर मार्केट टैक्स वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग एंजल टैक्स कहते हैं। भारत में लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, ये आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कितने प्रतिशत आबादी के पास, कितने प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का हिस्सा है, इसे ही आय की असमानता हम लोग कहते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया। देखिए 14वें वित्त आयोग जो था उसमें 42% था, जबकि 15वें वित्त आयोग में कितना कर दिया गया, 41% कर दिया गया। क्यों, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है उसमें केंद्र के तरफ से क्या किया जा सके, उसे कुछ राशि दिया जा सके, उनके वित्तीय समाधान के लिए 1% काट के इधर से इधर किया गया है। MSF के संदर्भ में क्या सत्य है। तो MSF जो होता है उसका देखिएगा कि 1 मिनट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसके कहा जाता है। ये क्या है, रातों रात ओवरनाइट लोन का व्यवस्था कराता है। MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रातों रात मतलब ओवरनाइट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं, यह वह दर है जिस पर RBI दीर्घकालीन ऋण लेता है, गलत है। यह बैंक को आकस्मिक तरलता की कमी करने के लिए दी जाने वाली राशि है। यह रेपो रेट, यह दर रेपो रेट से कम होती है। इसके तहत बिना कोलेटरल ऋण ले सकते हैं, गलत यही हो गया कि आकस्मिक तरलता की कमी पूरा करने के लिए दी जाने वाली ओवरनाइट ऋण है, ओवरनाइट लोन है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी अगर कमर्शियल बैंक है उसका लिक्विडिटी खत्म हो गया तो वे क्या करते हैं, RBI से ओवरनाइट लोन ले सकते हैं जब इंटर बैंक लिक्विडिटी उनके पास पूरी तरह खत्म हो जाए। तो अब देखिए लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह में क्या था कि मिट्टी के लोटे के जगह पीतल के लोटे का मांग किया जा रहा था। कहाँ पे हुआ था, ये मुजफ्फरपुर जेल में। नंगी हड़ताल, ये छपरा जेल में हुआ था। कब, ये स्वदेशी आंदोलन है, ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 ईस्वी में छपरा में कपड़ा, मतलब विदेशी कपड़ा नहीं पहनने को मना कर दिया था वहाँ के कैदी, तो यही आपको नंगी हड़ताल था। सारण में समांतर सरकार जो जगनलाल चौधरी के द्वारा चलाया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। खरबार आंदोलन भागीरथी मांझी संथाल परगना में 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 2-3-1-4। निम्न में से 1857 विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। कि 1857 का विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन, वीर कुंवर सिंह किए थे, उन्हीं का छोटा भाई था अमर सिंह। तो उनके मृत्यु के बाद इन्होंने छापामार युद्ध का क्या किया था, नेतृत्व किया था अमर सिंह द्वारा। प्राचीन बिहार के संदर्भ में अष्टपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये शतरंज के खेल के लिए किया जाता है, शतरंज के खेल के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। देखिए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना एक तो 1931 का ईस्वी याद रखिएगा, एक 1934 का ईस्वी याद रखिएगा। 1931 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, और उस के नेतृत्व में किया गया था। और साथ ही साथ उस समय जो है आपको उनके साथ संस्थापक सदस्य में जब ये थे आपको गंगाशरण सिंह भी थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे और रामानंद मिश्रा भी शामिल थे। जबकि
1934 ईस्वी में जो है ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। भारत में भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। धारवाड़ चट्टान, देखिए धारवाड़ चट्टान जो होता है उसमें क्या आपको लोहा या फिर क्या कहते हैं सोना चांदी वगैरह पाया जाता है, तो हम लोग के जमुई में सोना के विषय में सुने थे ना, तो इसका ये सही हो जाएगा, मुंगेर और जमुई। विंध्यन चट्टाने दक्षिण पश्चिमी बिहार कैमूर रोहतास में, सही है। टर्सेरी चट्टाने उत्तर पश्चिमी बिहार पश्चिम चंपारण, क्या है, सही है, तीनों का तीनों सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है। ये बिहार की उत्तरी पर्वत श्रेणी, सही बात है। इसका निर्माण शिवालिक हिमालय के साथ हुआ था, सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई लगभग 874 मीटर, सही है। यह मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान से बना हुआ, गलत है। यह मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण बना हुआ है, आपको बालू पत्थर और कंकर पत्थर के जमाव से ये बना हुआ है, तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए त्रिवेणी नहर का पूछा जा रहा है, तो त्रिवेणी नहर आपको क्या हो गया, पश्चिम चंपारण। सोन नहर औरंगाबाद और गया हो जाएगा। राजपुरा नहर सहरसा मधेपुरा। सकरी नहर मुंगेर और लखीसराय हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बिहार के सबसे अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये क्या होता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा, जब भी बाढ़ आता है तो उसके द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा कर दिया जाता है। बिहार में उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग गलत पूछा जा रहा है। देखिए तेल शोधक कारखाना आप जानते हैं बरौनी में है। रेशम उद्योग भागलपुर से संबंधित है। जूट उद्योग पूर्णिया से संबंधित है। बंदूक कारखाना मुंगेर से संबंधित है। सॉरी ये बक्सर लिख दिया है, क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग डी हो जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 अक्टूबर 2018 को शुरू की, नहीं 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। ये इसके 13 अवयवों को शामिल किया गया था, नहीं 13 नहीं 11 अवयव को शामिल किया गया था, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। केवल क्या है आपको कथनों विचार कीजिए, असत्य पूछा जा रहा था। 1 और 3 आपका क्या असत्य है, 1 और 3 असत्य है। बिहार कृषि रोड मैप 23 से 28 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूलन खेती है। क्या है, दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूलन खेती है। बिहार के प्रमुख मेलों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। सोनपुर मेला सारण हरिहर क्षेत्र सही है। मंदार बांका से सही है। सौराठ मेला मधुबनी सही है। पितृपक्ष मेला गया जी सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस क्षेत्र में है, तो ये आपको ग्वाटेमाला में। निम्न में से किसने फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो नेमचा किपमेन, जो कुकी जनजाति से संबंधित है। किससे है, कुकी जनजाति से संबंधित है। और वहीं पर अगर आप ये देखिएगा कि इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो युमनाम खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह। बिहार सरकार के ग्रीन बजट के तहत किस मिशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है, तो जल जीवन हरियाली मिशन को सर्वाधिक क्या दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है 26 से 2026-27। बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष 2.0 का लक्ष्य मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों को शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है, तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। दक्ष कार्यक्रम के विषय में क्या होता है, दक्ष किसको कहते हैं, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। क्या मारे आपने 3 और 8। हाल ही में चर्चा में रहा झोपड़ी समूह, झोपड़ी कहते हैं, झोरिया समुदाय किस राज्य से संबंधित है, जिसे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, तो ये क्या हो जा रहा है आपको, उड़ीसा में। और इसकी भाषा जो है इसे भी क्या किया जा रहा है, सौरा भाषा, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की जा रही है। हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, बताइए इसका। ये आपको इसमें कुल जो है 46,000
236 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो कि राज्य के कुल बजट का 19.07% है। ये आपको केरल का है। हाल ही के वर्ष में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका या कलाकार कौन है? तो लगाइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाता है? रूबल नागी। प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 नहीं मिला है। इसके तहत ये जो है दुबई में आयोजित किया गया था। 13वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इन्हें $10 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका जो है रूबल नागी मिसाल इंडिया पहल के तहत झुग्गी बस्तियों में शिक्षा और कला के माध्यम से बदलाव करती है। 88 पे आ जाइए। 88 में है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किससे है? तो ये आपको रसिया से संबंध है। सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में गलत कथन चयन कीजिए। इस अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन का समय निर्धारित है। गलत, 100 दिन नहीं, 90 दिन का समय निर्धारित है। तो ये गलत हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल सही। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है। सही बात। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने के लिए मदद करता है। ये भी क्या आपको सही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेथ उत्सव का उद्घाटन किया। किसका? स्मरणो उत्सव का क्या किया? उद्घाटन किया। कहाँ पे? ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। वर्ष 2026 के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किससे मिली है? ये भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? तो क्या है इस वर्ष का थीम? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। गान नगाई मणिपुर सही है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। मकर विलक्कू महोत्सव केरल। ठीक है। अब देखिए, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया है? कायाकल्प योजना शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने किस साल तक राज्य में ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का टारगेट रखा है? तो 2025 तक का टारगेट रखा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सही है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव क्या है? सही है। जबकि अगर आपको ये पूछे कि गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला तो नहीं है, तो गोविंद मोहन है। क्या है? गोविंद मोहन। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 118 है। क्या है? भारत की रैंकिंग 118 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड लगातार 8वां वर्ष, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। भारत की रैंकिंग 118, 2024 में रैंकिंग 126 थी। निम्न स्तर पे सबसे किसका हो जाता है? अफगानिस्तान का 147वां। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। लॉन टेनिस अभिजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर सही है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज विंबलडन। यूएस ओपन आर्यना सवालेंका। क्या है सारो? आपको सही है। 1 2 3 4। असत्य कथन का चयन करिए। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया, बिल्कुल सही है। राजभवन का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन कर दिया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके लोक भवन कर दिया, गलत है। तो राजभवन का नाम लोक भवन, सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन, इस तरह से उल्टा लिख दिया गया है। तो गलत कौन हो गया? 2 और 3 क्या है? गलत है। 2 और 3 गलत है। बिहार विधानसभा, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए जरूर, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ तक पढ़े हैं तो लाइक करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पहुँचे हैं तो उसे मैं बोलता भी नहीं हूँ कुछ करने के लिए।
तो 100 नंबर पे आते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हो जाता है 89, जनता दल यूनाइटेड का 85, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 5, राष्ट्रीय जनता दल का 25। तो चैनल को लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।